हेलो फ्रेंड्स, MPPSC जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं, यूनिट 10, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मानव अधिकार आयोग। आइए इसे देखते हैं। सर्वप्रथम मानव अधिकार का मतलब समझते हैं। इसका अर्थ है किसी मनुष्य को मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। इसमें यदि कोई व्यक्ति मानव है, किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं वे अधिकार है मानव अधिकार। वहीं एक अधिकार होता है मौलिक अधिकार। क्या है मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी देश की सर्वोच्च विधि मतलब जैसा कि भारत की सर्वोच्च विधि भारत का संविधान को माना जाता है, उसके तहत नागरिकों को और व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हें मौलिक अधिकार के तहत रखा जाता है। वही मानव अधिकार व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं और जन्म से प्राप्त होते हैं। इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, व्यक्ति को गरिमामय जीवन प्रदान करना। हमने जाना मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी भी देश की सर्वोच्च विधि, जैसे कि हमारे यहाँ भारत की सर्वोच्च विधि संविधान को माना जाता है, इसमें नागरिकों को और व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वह मौलिक अधिकार है। लेकिन मानव अधिकार से संबंध है व्यक्ति को व्यक्ति यदि मनुष्य रूप में उसने जन्म लिया है तो उससे जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वह है मानव अधिकार, और इनका उद्देश्य है व्यक्ति को गरिमामय जीवन प्रदान करना। मानव अधिकार में शामिल होता है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, काम एवं शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कुछ मानव अधिकारों को ही मौलिक अधिकारों के तहत रखा जाता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। इसलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष की 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुआ। इसमें कहा गया कि प्रत्येक देश को अपने यहाँ मानव अधिकारों से संबंधित अधिनियम बनाने चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत में भी मानव अधिकार अधिनियम बनाया गया, जो कि 1993 में बनाया गया और इसे 28 सितंबर 1993 को पारित किया गया। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव अधिकार अधिनियम में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2 बार, एक 2006 में और एक 2019 में। आइए देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना गठन 12 अक्टूबर 1993 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी संरचना। तो इसकी संरचना भी धारा 3 के तहत बताई गई है, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष कौन होगा? देखिए इसमें संरचना देखें हम। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य नियुक्त और 7 सदस्य पदेन। इसमें अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य या अन्य न्यायाधीश हो, मुख्य या कोई भी अन्य न्यायाधीश जो कि सेवानिवृत्त हो। क्या कौन होगा इसमें अध्यक्ष? किसे चुना जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य या कोई अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश। वहीं 5 सदस्य में 2 सदस्य ऐसे होंगे, 2 सदस्य होंगे न्यायिक। उन न्यायिक सदस्य में कौन होगा? एक सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। वही एक होगा हाई कोर्ट, किसी भी राज्य में हाई कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसमें हमने जाना 5 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें से 2 सदस्य न्यायिक होते हैं और 3 सदस्य गैर न्यायिक, जो कि मानव अधिकार के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान रखते हो, और इसमें से एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। देखिए, हमने देखा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य या कोई भी अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। वही 2 न्यायिक सदस्य होंगे, जिसमें एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, अर्थात मुख्य न्यायाधीश नहीं कहा गया, इसमें कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। वही हाई कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, इसमें मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक है। और फिर देखा हमने 3 गैर न्यायिक सदस्य, जो कि मानवाधिकार आयोग से मानवाधिकार से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान रखता हो, इसमें से एक महिला होना अनिवार्य है। आइए देखते हैं 7 पदेन सदस्य कौन कौन से होंगे। इसमें एक अनुसूचित जाति का, एक अनुसूचित जनजाति से, एक महिला आयोग, एक दिव्यांगजन आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इन सभी के अध्यक्ष पदेन सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसमें 6 सदस्य होते हैं चयन समिति में, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक होगा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। चयन समिति में 6 सदस्य, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, राज्यसभा के उपसभापति और विपक्ष का नेता, और एक है केंद्रीय गृह मंत्री। इसमें हम देखें, इसकी नियुक्ति का प्रावधान धारा 4 में किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसमें नियुक्ति, जिस भी सदस्य की नियुक्ति की गई है, यदि वह न्यायिक क्षेत्र से है, जैसे हमने देखा 2 सदस्य न्यायिक होते हैं, तो इसमें यदि न्यायिक सदस्य है, तो यदि सुप्रीम कोर्ट से है या हाई कोर्ट से है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। हमने देखा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस चयन समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वही लोकसभा से लोकसभा के अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, राज्यसभा के उपसभापति और विपक्ष का नेता, और एक केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। यदि इनके द्वारा चुने गए सदस्य में कोई न्यायिक सदस्य है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस हेतु परामर्श ली जाती है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो और पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। वही त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। त्यागपत्र का प्रावधान धारा 5 के तहत किया गया है। और पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट पद मुक्ति कदाचार के आधार पर या असमर्थता के आधार पर की जा सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति
किसी व्यक्ति ने कदाचार किया है या नहीं, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। अर्थात पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की जाएगी। यदि व्यक्ति इसमें जांच में पाया जाता है कि इसने कदाचार किया है या असमर्थ है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसे पदमुक्त किया जाता है। इसमें देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अभी कोई भी नहीं है। HL दत्तू का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वही प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र जी को बनाया गया था। इसमें हम देखते हैं कुछ अन्य प्रावधान। इसमें धारा 11 के तहत आयोग के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। आयोग के महासचिव की नियुक्ति का प्रावधान धारा 11 में किया गया है। वहीं धारा 12 में आयोग के कार्य बताए गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या कार्य हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन, दुष्प्रेरण की शिकायतों की जांच करना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करना, मानवाधिकारों एवं उनके संरक्षण से संबंधित विधिक उपायों के प्रति जन जागरूकता पैदा करना, जेल और बंदीगृहों का दौरा करना और उनमें सुधार की अनुशंसा करना, लोक सेवकों द्वारा मानवाधिकार हनन संबंधी मामलों की जाँच करना, मानवाधिकार प्रयोग में तत्वों की पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना, न्यायालय के समक्ष मानवाधिकार हनन से संबंधित विचाराधीन मामलों में उस न्यायालय की पूर्व अनुमति से हस्तक्षेप करना और मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत NGO एवं अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करना। अर्थात मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य है मानव के अधिकारों की सुरक्षा हेतु जितने भी कार्य किए जा सकते हैं वो सारे कार्य मानवाधिकार आयोग द्वारा किए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की धारा 13 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम की धारा 13 के तहत आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। अब ये सिविल न्यायालय के तहत क्या शक्तियां दी जाती हैं, तो सिविल न्यायालय को शक्ति है कि वह किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने का समन जारी कर सकता है और जांच के लिए यदि कोई भी रिकॉर्ड की आवश्यकता है तो वह रिकॉर्ड मंगवा सकता है। किंतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान नहीं है। आर्थिक दंड या आपराधिक दंड अर्थात सजा या जुर्माना नहीं लगा सकता। ये प्रावधान किए गए हैं। देखते हैं धारा 20 में यह प्रावधान किया गया है कि वह अपनी रिपोर्ट किसे देगा। अर्थात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वह अपनी रिपोर्ट देता है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। यदि केंद्र सरकार से संबंधित है तो केंद्र सरकार को देता है और यदि राज्य सरकार से संबंधित है तो राज्य सरकार को। केंद्र सरकार इसे संसद के समक्ष रखती है, वहीं राज्य सरकार राज्य विधानमंडल में। हमने देखा धारा 13 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, जिसमें व्यक्ति सिविल न्यायालय में शक्ति का अर्थ है व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को उपस्थित करने का समन जारी कर सकता है और रिकॉर्ड मंगवा सकता है। वही इसे आपराधिक दंड देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और धारा 20 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष और राज्य सरकार के समक्ष रखी जाती है। केंद्र सरकार इसे संसद में प्रस्तुत करता है, वही राज्य सरकार इसे विधानमंडल में प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त है राष्ट्रीय मानव अधिकार को जांच 1 वर्ष के अंदर घटित मामलों की जांच कर सकता है। ऐसे मामले जिन्हें 1 वर्ष नहीं हुए हैं उन्हें ही जांच कर सकता है। और इसे स्वप्रेरणा से या कोई व्यक्ति जो पीड़ित है या कोई तीसरा व्यक्ति शिकायत करता है तो भी यह जांच कर सकता है। अर्थात यह स्वप्रेरणा से जो व्यक्ति पीड़ित हुआ है उसकी शिकायत पर तथा कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत करता है तो वह उसे जांच करने का अधिकार होता है। अधिनियम की धारा 39 के तहत बताया गया है कि इसके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रत्येक अधिकारी
लोक सेवक समझे जाएंगे। प्रत्येक अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे। वही यदि इसमें आवश्यक, यदि कभी अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। वही राज्य मानवाधिकार आयोग में राज्यपाल को प्राप्त है। हमने देखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1 वर्ष के अंदर घटित किसी भी घटना की जांच कर सकता है, और यह जांच वह स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर या कोई भी तीसरा व्यक्ति इसकी शिकायत करता है तो वह जांच कर सकता है। धारा 39 में बताया गया है कि मानवाधिकार आयोग के प्रत्येक अधिकारी को लोक सेवक समझा जाएगा। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, और वहीं किसी भी राज्य मानवाधिकार आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 13 सितंबर 1995 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया है। संरचना देखें तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, जिसमें एक सदस्य न्यायिक होता है और एक सदस्य गैर न्यायिक होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार में हमने देखा था एक अध्यक्ष, 5 सदस्यों की नियुक्ति और 7 पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिसमें 2 सदस्य न्यायिक होते हैं और 3 सदस्य गैर न्यायिक होते हैं। वही राज्य मानवाधिकार में 1 सदस्य न्यायिक और 1 सदस्य गैर न्यायिक होता है। आइए देखते हैं कार्यकाल। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार में भी देखा, दोनों में समान अवधि दी गई है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। जैसा कि हमने देखा राष्ट्रीय मानवाधिकार में भी चयन समिति, जिसमें 6 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य। वहीं राज्य मानवाधिकार में भी चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति का प्रावधान धारा 22 में किया गया है। आइए देखते हैं चयन समिति में अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और अन्य सदस्य में विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार में हमने देखा प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा से अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, और वहीं राज्यसभा से अध्यक्ष व अध्यक्ष नहीं, उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति और विपक्ष का नेता, और एक व्यक्ति थे गृह मंत्री। वही राज्य मानवाधिकार में अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया है, सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री को। और जिस राज्य में विधान परिषद होगी वहाँ पर विधान परिषद के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता को भी इसमें शामिल किया जाता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं ये, और पद मुक्ति त्यागपत्र राज्यपाल द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो त्यागपत्र देना चाहता है वह राज्यपाल को देगा, लेकिन पद मुक्ति कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। जैसा हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार में देखा वैसे ही राज्य मानवाधिकार में त्यागपत्र तो राज्यपाल को दिया जाता है, लेकिन पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। इसमें वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र कुमार जैन और प्रथम अध्यक्ष थे खलीलुल्लाह खान। आइए देखते हैं कुछ अन्य तथ्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय जहां दिल्ली में है, वहीं मध्य प्रदेश का भोपाल में है, जिसे पर्यावास भवन के नाम से जाना जाता है। एक कथन है, स्वतंत्र महिला व पुरुष, स्वतंत्र महिला व पुरुष के हृदय में, स्वतंत्रता महिला व पुरुष के हृदय में निवास करती है। यह कथन है पालकीवाला जी का।
सर्वप्रथम मानव अधिकारों को मान्यता दी थी? ग्रीक राज्यों में। वहीं भारत में पहला राज्य जिसने राज्य मानवाधिकार आयोग गठित किया वह था मध्य प्रदेश। आयोग के आदेश और उसके निर्णय को अधिप्रमाणित कौन करता है? आयोग के अध्यक्ष। ये हमने देखे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।